चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, ये हमारा जो है नया सब्जेक्ट हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। पावर सिस्टम है क्या, इससे पहले हम लोग ये जान लें कि पावर सिस्टम में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। समझ लीजिए अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो ये एक अपने आप में मतलब बहुत बड़ा सब्जेक्ट और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर डिप्लोमा लेवल पे बात करें, बीटेक लेवल पे हम लोग सब्जेक्ट का नाम पावर सिस्टम लेते हैं, पीएसए फर्स्ट और पीएसए सेकेंड, उसमें हम लोग कंप्लीट स्टडी करते हैं। लेकिन अगर यहाँ हम लोग बात करें तो पावर सिस्टम है क्या एक्चुअली, पहले एक लाइन में इसको समझ लीजिए। पावर सिस्टम आपका जो होता है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, ये एक नेटवर्क होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से बनता है, जिसका प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और यूटिलाइजेशन में करते हैं। जस्ट थिंक, हमने क्या बताया कि पावर सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। पावर सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। मीन्स आप कह सकते हैं कि अभी तक आपने जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सब का एप्लीकेशन है ये, मतलब उन सब का यूज आप देखेंगे। आपने जितने प्रकार का मटेरियल पढ़ा है, चाहे आप लोग मटेरियल साइंस जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें जो भी मटेरियल आप पढ़े हैं, तो कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज होता है, कुछ तो आपने मशीन में देखा, हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे, कुछ आपने एनालॉग में देखा। आपने मशीन पढ़ा है, मशीन में आपने अभी तक पढ़ा है अल्टरनेटर पढ़ा है, सोच सोच के सर पटकते थे कि अल्टरनेटर क्या होता है, कहाँ कैसे काम कराते हैं। तो यहाँ पावर सिस्टम का पहला पॉइंट ही अल्टरनेटर से शुरुआत, उसी से होगा ही पावर सिस्टम की शुरुआत। जनरेशन हम अल्टरनेटर से ही करते हैं, जो आप सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ रखे हैं। दूसरी बात, आप अक्सर जो है सोचते होंगे कि सर हम लोगों को मोटर ये सब पढ़ा दिए, इंडक्शन मोटर पढ़ा दिए और ये सब पढ़ा दिए, सब इसका क्या मतलब है। ये हमारा लोड की तरह काम करता है। कैसे? लोड की तरह काम करता है। आप सोचते होंगे कि सर हम लोग जो है फिलहाल इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, आपका कंट्रोल वगैरह अगर देखा जाए, कंट्रोल सिस्टम वगैरह सब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसका कहाँ यूज होता है PPID जो कंट्रोलर होता है, उसका भी प्रयोग हम पावर सिस्टम में कंट्रोलिंग के लिए हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे हम अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो डिप्लोमा लेवल पे हमारे पास जो पावर सिस्टम है, इसको हम कितने पार्ट में पढ़ते हैं। पावर सिस्टम को मुख्यतः कितने पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं TDEP। क्या पढ़ते हैं? जिसको आप बोलते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। उसके बाद आप पढ़ते हैं PPE पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं? उसके बाद क्या पढ़ते हैं भाई? SGP स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। यहाँ हम पावर सिस्टम में ये पूरा कंबाइन पढ़ेंगे एक साथ। सबसे पहले हम पावर सिस्टम में TDEP शुरू करेंगे। देखिए, जनरली पावर सिस्टम का जो स्टार्ट पॉइंट होता है, पावर सिस्टम की जो शुरुआत होती है वो जनरेशन से होती है, बट हम शुरू कहाँ से करेंगे? TDEP से शुरू करेंगे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर शुरू करेंगे। जनरेशन पे हम आएंगे तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, बहुत इजी टॉपिक है, पूरा थ्योरेटिकल है। इसके बारे में हम एक साइड से पढ़ते चलेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, आपका हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है, ये सारी बात हम लोग PPE में करेंगे, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में। तो हम TDEP से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम क्या है। एक कंपोनेंट से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से बना हुआ एक नेटवर्क है, जिसका प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेशन, ट्रांसमिशन और यूटिलाइजेशन में करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन, आप सिंपली बात समझ में आया ना। तो अब यहाँ पे हम सबसे बेसिक अगर कुछ हम लोग बात करेंगे, ये 3 सब्जेक्ट हमारे कवर होंगे डिप्लोमा के, मैंने डिप्लोमा के लिए स्पेशली बताया। ये 3 सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे, तो जो JEE वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर एक सब्जेक्ट पढ़ा दिए पावर सिस्टम, बाकी PP और SGP पढ़ाई भी नहीं किए, तो इसी में सब रहेगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होंगे। चलिए, अब पावर सिस्टम आपका जो है फिलहाल हम इसकी शुरुआत अगर करें पावर सिस्टम की, तो हिस्ट्री ऑफ पावर सिस्टम अगर देखा जाए, हिस्ट्री की थोड़ी सी अगर हम बात कर लें, ये तो आपको जो है PPE में भी पढ़ने को मिलेगा, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पढ़ने को मिलेगा, बट हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप पावर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके देश का जो है पावर प्लांट को लेके इतिहास क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पावर प्लांट जो अपने यहाँ बना वो कब बना? 1819 में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना था।
कब बना था भाई? 1890 90 में, 19 नहीं 90, 1890 में पहला कौन सा पावर प्लांट? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया था कहाँ? इंडिया में, ठीक है ना। ये पहला हमारे यहाँ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक लगाया गया था। उसके बाद अगर आप बात करेंगे 1975 में सेंट्रल गवर्नमेंट पावर सिस्टम को सीरियसली और इसको जो है सेंट्रलाइज करने का फैसला किया। सेंट्रलाइज करने का फैसला मतलब आप सोचेंगे सर इससे पहले क्या होता था? इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पावर सिस्टम पे वर्क नहीं करता था क्या? करता था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट करता था, सेंट्रल नहीं करता था। मतलब पावर पे जो कंट्रोल होता था, हर स्टेट अपने स्टेट में पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन सब अपना अलग अलग स्टेट देखता था। 1975 में सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे काम करना शुरू करता है पीएसयूज की मदद से। मतलब पीएसयूज आप जानते हैं, पब्लिक सेक्टर जो आपकी कंपनियां हैं, जो बीटेक के बाद लड़कों का ज़बरदस्त सपना होता है वहाँ जाने का। तो 1975 में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेता है और एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इनके जैसी पीएसयूज बनकर आती हैं। पावर ग्रिड ये सब कंपनियां हैं, आपने नाम सुना होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है ना। ये सब आपकी कंपनियां हैं जो बन के आती हैं। उसके बाद आपका जो है अगर बात करें 1989 में पावर ग्रिड का फॉर्मेशन होता है। एनटीपीसी के बाद अगर पूछा जाए कि पावर ग्रिड का फॉर्मेशन कब होता है तो 1989 में पावर ग्रिड बनाया जाता है। ये पावर ग्रिड का काम क्या होता है? पावर ग्रिड जनरली इसका काम होता है कि जनरेशन हो रहा है तो उन पावर को इकट्ठा करके ट्रांसमिट करना। पावर का ट्रांसमिशन मेन वर्क है पावर ग्रिड का, ठीक है। जब भी आप पावर ग्रिड में कभी जॉब करेंगे तो आपका जो है फिलहाल जो काम होगा वो ट्रांसमिशन। अगर आप पावर ग्रिड में हैं तो पूरा काम आप ट्रांसमिशन का देखेंगे। और 1998 में 765 kV का लाइन फर्स्ट टाइम, कब? 765 kV जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन है अपने यहाँ का, 765 kV मैक्सिमम ट्रांसमिशन इन इंडिया, मैक्सिमम वोल्टेज ट्रांसमिशन इन इंडिया। हम सारी बातें करेंगे, एक एक चीज़ एकदम बहुत जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ये हमारा जो है ईयर है, जिस ईयर में 765 kV का जो है एक हमारे पास आप कह सकते हैं कि लाइन बनाई है ट्रांसमिशन के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन के लिए 765 kV। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में अधिकतम कितने kV का पावर ट्रांसमिशन होता है तो आप क्या बताएंगे? 765। वो पहली बार कब इरेक्ट हुआ, कब बना? 1998 में बनाया गया था, ठीक है ना। अब ये तो थोड़ा सा कुछ इतिहास रहा। इसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट जान लें। कुछ और पॉइंट में क्या हम लोग जानेंगे कि जो रीजनल ग्रिड्स थे इंडिया में वो कितने प्रकार के हैं। रीजनल ग्रिड कौन कौन से हैं, कितने ग्रिड्स हैं? तो नंबर ऑफ ग्रिड्स की अगर बात करें इंडिया में कौन कौन सी ग्रिड है? 5 है हमारे पास। आप डायरेक्शन का नाम जानते हैं तो आपके पास नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न और आपका नॉर्थ ईस्ट। अगला एक है जी, हमारे पास 5 ग्रिड हैं। हमारे पास कितनी ग्रिड हैं? 5 ग्रिड हैं, ठीक है ना। अब ये पहले ग्रिड अलग अलग हुआ करती थी, ये सारी ग्रिड अलग अलग हुआ करती थी। ये इंडिया में इस समय 5 ग्रिड है, आप ध्यान रखिएगा। और सब के सब एक साथ ऑपरेट होती हैं वर्तमान में। बस ये आप सिर्फ ध्यान रखिए कि ये हमारे पास ग्रिड है। ग्रिड क्या होता है? ये भी इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स होता है। जैसे हमारे पास क्या है, अलग अलग स्टेट में पावर जनरेशन हो रहा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिमांड होती है पावर की, ठीक है। हर जगह पावर की डिमांड एक जैसी नहीं होती है। तो कुछ राज्यों में कुछ और जनरेशन है, कुछ राज्यों में कुछ और जनरेशन है। हो सकता है किसी की फ्रीक्वेंसी अलग हो, किसी का पावर लेवल जनरेशन अलग हो, किसी की कुछ बातें अलग हो। तो एक मिशन हमारे यहाँ इंडिया में रखा गया, वन ग्रिड वन नेशन वन ग्रिड का एक मिशन रखा गया। तो इन सारे जो अलग अलग रीजन्स के थे, ये रीजन्स में बटा हुआ था हमारे पास। जो फिलहाल इलेक्ट्रिकल पावर का जो जनरेशन और ट्रांसमिशन वगैरह होता था, ये अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ था। तो इनको हम लोगों ने क्या किया, कंबाइन किया और कंबाइन करके एक बनाया, मतलब वन नेशन वन ग्रिड बनाया। ग्रिड का काम बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन कहीं से भी जनरेट होकर के एक जगह इकट्ठा, फिर वहाँ से जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ट्रांसमिट करना, ठीक है ना।
तो आप जानते हैं कि NLDC आपका नेशनल पावर ग्रिड आपका जो है मैक्सिमम आपका जो है वो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। उसके बाद अगर बात करें, क्यों सर, ऐसा क्यों? हाँ ऐसा क्यों? क्या चीज़? दिल्ली में ज़्यादा है? दिल्ली में ज़्यादा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में एक मतलब आपका NLDC बनाया गया, नेशनल ग्रिड आपका जो बनाया गया वो दिल्ली में बनाया गया, जहाँ से हम एक कंट्रोल स्थापित करते हैं पूरा, है ना। हाँ, वहाँ से हम लोग जो है कैपिटल है ना इंडिया का, तो हमने जो रखा वो वहीं पे रखा। ठीक है, अभी एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे पास जो ये ग्रिड थे चारों पांचों, इनको हम लोगों ने एक साथ लाया 2013 में। 2013 में इन सबको एक साथ ला दिया गया, जब हमारा वन नेशन वन ग्रिड की जो है फिलहाल जो पॉलिसी चल रही थी ये 2013 में जाकर के संपन्न हुई। प्रॉब्लम क्या था, इनको हम शुरू से ही एक करना चाह रहे थे, लेकिन सबकी जो है मैक्सिमम अपने इंडिया में आपको पता है कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, ठीक है, लेकिन सबकी 50 हर्ट्ज नहीं थी, सबकी 50 हर्ट्ज नहीं थी। तो इसलिए जो है फिलहाल हमारा जो नॉर्दर्न था, ईस्टर्न था और नॉर्थ ईस्ट था एंड वेस्टर्न, ये ग्रिड ये जो है सब जो है 2006 से कनेक्ट करना शुरू किया गया, और कब जाके कनेक्ट हुआ? 2013 में, ठीक है ना। तो ये NTPC सप्लाई आती है ग्रिड पे, ग्रिड इकट्ठा करके सप्लाई देती है हाँ, पावर हाउस को, इस तरीके से होता है। हाँ, अलग-अलग खंड में ना। दिल्ली से वगैरह इधर हो गया सप्लाई जाती है। बिल्कुल। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करेंगे। इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब हमारे यहाँ जो पावर सेक्टर है कौन कौन कितना इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे बेसिक पॉइंट आप ये ध्यान देंगे कि जो सबसे ज़्यादा पावर का कंट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट सेक्टर करता है अपने यहाँ। कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर कितने % करता है भाई? 47%। मतलब जो इंस्टॉल कैपेसिटी है देश के अंदर, जो कंट्रीब्यूशन है अलग अलग, तो प्राइवेट सेक्टर जो आपका है, PVT सेक्टर जो आपका है, ये पावर जनरेशन या पावर के फील्ड में 47% कंट्रीब्यूशन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा एक चीज़ आपने देखा कि पावर ग्रिड जो गवर्नमेंट का, जो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो रोल था पावर जनरेशन में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब इंटर की तो 1975 में इंटर की। पहला अल्टरनेटर हमारे यहाँ 1890 में बन गया था, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यहाँ पे लग गया था। आप सोचिए 1890 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट तब जगी 1975 में, और तब जा कर के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पावर सिस्टम को लेकर के सीरियस हुई और अपना खुद का जो है PSU बनाना शुरू कर दी, उस पर कंट्रोल रखना शुरू कर दी। तो अच्छा खासा टाइम हो गया। अब आप 75 से 22 देख लो, 22 क्या 20-21 तक ही देख लो, अब सरकार यहाँ से बाहर जा रही है। मतलब जो नेशनल पावर है उसको सब प्राइवेट सेक्टर में दे रही है, जितनी PSUs हैं सब प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर का ऑलरेडी ज़्यादातर हमारे इसमें कह सकते हैं आप रोल था। स्टेट गवर्नमेंट सबसे कम सेंट्रल गवर्नमेंट का था, 25.2% था सेंट्रल गवर्नमेंट का, 25.2% योग था। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इसका 27 पॉइंट कितना है? 8%। स्टेट गवर्नमेंट का 27.8%। मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट का जो है पावर सिस्टम को लेकर, पावर सिस्टम में जो योगदान रहा है वो ये रहा है। तो ये तो ऑल अबाउट थोड़ा सा हमने आपको इतिहास बताने की कोशिश की, क्योंकि एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। बाकी कुछ बातें और भी हैं जो हम लोग पावर प्लांट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे। हम अलग अलग पावर प्लांट लेंगे, न्यूक्लियर लेंगे, थर्मल लेंगे, इन सब के बारे में हम वहाँ कंपैरिजन करके बताएंगे कि जब पावर प्लांट में, हमने इसलिए आपको इतना बताया बेसिक कि इतना आपको आइडिया होना चाहिए पावर सिस्टम शुरू होने तक। बाकी हमारे यहाँ एक डेटा और भी पूछा जाता है। कौन सा डेटा? कि किस प्रकार का पावर प्लांट कितना कंट्रीब्यूट करता है। जैसे इंडिया में थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, और आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रिन्यूएबल है। तो इसमें क्वेश्चन आता है ES वगैरह में कि बताइए बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में इन पावर प्लांट्स को अरेंज कीजिए, सबसे ज़्यादा पावर कौन देता है इंडिया में? तो सबसे ज़्यादा थर्मल देता है, उसके बाद रिन्यूएबल देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उनको एक अरेंज किया जाता है उनको। न्यूक्लियर पावर प्लांट के मामले में कह सकते हैं कि अभी हम बिगिनर्स हैं, अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारा बहुत अच्छा ग्रिप नहीं है इंडिया का, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन हमारे पास थर्मल एनर्जी से होती है, कोल वगैरह से। लेकिन अब कोयला की मात्रा बहुत कम पाई जा रही है। कोयले की मात्रा, इसीलिए तो हमारी सरकार जो है, हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं किधर? रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये सब आपके फॉसिल फ्यूल्स है, आप कह सकते हैं कि आपके कन्वेंशनल हैं सब,
कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, कब तक चलेंगी? बीच में निकला था पेपर में कि एनटीपीसी कोयला खत्म हो गया। वो तो जो आपका आया हुआ था, जो पेपर आप जो देख रहे थे, उस कोयले की बात तो फिलहाल आप उसकी मत करिए। वो रिज़र्व एक कैपेसिटी होती है, और उस रिज़र्व कैपेसिटी के बाद हमें कोयले की जो नीड होती है, जो हम लोग की कोयला यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, हम एक्चुअली रिज़र्व जो रख के रखना चाहिए हमें। अब हुआ क्या था कि कोविड की वजह से सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब कुछ बंद चल रही थी, तो बहुत तेज़ी से देश के अंदर पावर डिमांड घटा हुआ था, तो फिर हम कोयले का आयात रोक दिए थे, कम कर दिए थे। अब बाद में हुआ क्या कि फिर से जो है इंडस्ट्रीज जब ऑन हुई कोविड के बाद, तो हम सप्लाई चेन को उतना मेंटेन नहीं किए, और फिर से हमारी जब उसी पीक पे जब हमारा पहुंचा, तो फिर हमारे पास जो रिज़र्व कैपेसिटी में रखा हुआ कोयला था वो हम लोग यूज़ करना शुरू कर दिए, फिर आयात करना शुरू किए। तो वो बीच में इस वजह से काफ़ी मीडिया में छाया हुआ था, न्यूज़ में था। ठीक है, मतलब होता क्या है कि जब भी आप किसी पावर स्टेशन पे जाएंगे, जब भी आप पावर प्लांट्स में जाएंगे, तो आपको एक बात देखने को मिलेगी कि हमारे पास एक रिज़र्व कैपेसिटी का कोयला पहले से ही रखा होता है, उसको हम खर्च नहीं करते हैं, वो इमरजेंसी के लिए होता है। उसके ऊपर से हम कोयला मंगाते हैं, डेली बर्न करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, खैर इसके बाद हम लोग आ जाएं, अब सबसे पहला जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो शुरू करेंगे ट्रांसमिशन लाइन से। हम यहाँ पे TDP शुरू करेंगे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इसको मिटा दिया जाए। इस पे थोड़ा सा इसका सिंगल लाइन डायग्राम, पहले हम पावर सिस्टम का समझ लें, फिर ट्रांसमिशन पे आते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप सिंगल लाइन डायग्राम, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप सिंगल लाइन डायग्राम, उसको हम समझते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम में आपको ये समझना है कि है क्या सिंगल। अभी मैंने आपको बताया कि इंटरकनेक्शन ऑफ जो है पावर सिस्टम एक आपका नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपके जुड़े होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारे पास पावर सिस्टम में सिंगल लाइन डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास जनरेशन लेवल होता है। क्या होता है? जनरेशन लेवल। पहले हम जनरेट करते हैं, ठीक, उसके बाद जनरेट करने के बाद हम क्या करते हैं भाई, ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और इस ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, आप दोनों के लिए इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर भी ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंडिविजुअल दिखा दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जनरेशन होता है, पॉइंट को एक एक समझते चलिएगा। हमारी इंडिया में जो जनरेशन होता है वो हम लोग 11 kV पे करते हैं। ये 11 kV जनरेटर्स हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग यहाँ लाएंगे, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। कैसा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ पे इसको हम लोग 220 kV से लगाकर 765 kV तक स्टेप अप करते हैं। 765 kV तक क्या करते हैं, स्टेप अप। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? ये आपका ट्रांसमिशन लेवल है। मैं इसकी भी बात करूंगा कि हमने 11 kV पे जनरेट किया या 33 kV भी अल्टरनेटर है हमारे पास। 33 kV या 11 kV पे जब हम जनरेट कर रहे हैं तो स्टेप अप करने की क्या ज़रूरत है। अब आगे हम जब चलेंगे, आगे चलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर एक हम लोग ट्रांसफार्मर लगाएंगे। देखिए, इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है। हम यहाँ स्टेप डाउन करेंगे। क्या करेंगे? स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन करके कितना करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे
ये जो आपका होगा पार्ट यहाँ पे, यहाँ हम लोग स्टेप डाउन करके कितने पे आ जाते हैं, केवी में आते हैं 132 से 33 केवी तक, 33 से 132 केवी। इसको हम सब ट्रांसमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन बोलते हैं 33 केवी से 132 केवी तक। अब आप कहेंगे सर ये इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आप मान के चलिए, यहाँ पे आपके बड़े कंज्यूमर्स भी लगे होते हैं, लार्ज कंज्यूमर्स लगे होते हैं। कौन? लार्ज कंज्यूमर्स। इसका क्या मतलब? यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, मतलब जो बड़े बड़े हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो 3 फेज़ लोड को ऑपरेट कराती हैं, उनके यहाँ जो हम पावर सप्लाई करते हैं वो 33 केवी 132 केवी के बीच में हम लोग जो है उनका कनेक्शन हम लोग इतने केवी में देते हैं जहाँ पे 3 फेज़ लोड चल रहे हो। ठीक है। इसके बाद आपका आता है, फिर से स्टेप डाउन करते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन लेवल आ जाता है। ठीक है। फिर से हम स्टेप डाउन करेंगे, फिर से स्टेप डाउन करेंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कितने पे होता है? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बालक, 415 430 है ना, या 220 वोल्ट। ठीक है ना, 220 वोल्ट। सिंगल फेज में हमारा 220 240 हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये सब। और 3 फेज में आपका 430 440 वोल्ट यूज होता है। ये पूरा आप बना लीजिए। यहाँ पे आपका होता है टाई लाइन टू अदर पावर सिस्टम। पूरा आप इसको बना लीजिए, फिर एक एक करके इसको अच्छे से समझते चलते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा जो है जनरल हमने सिंगल लाइन डायग्राम बनाया है। अदर बुकों में बहुत तरीके से होता है। एक तो जनरेशन, यहाँ पे जो है स्टेप अप करना, फिर प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे भी एक सिंगल लाइन डायग्राम बनता है जो अलग होता है। हमें उससे नहीं मतलब, हम इसको बनाए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे सामान्यतः सिंक्रोनस जनरेटर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको आप अल्टरनेटर बोलते हैं। ये आपका 11 kV 50 हर्ट्ज की सप्लाई जनरेट करता है। ठीक है ना। और इस 50 हर्ट्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मतलब पावर लेवल की फ्रीक्वेंसी। यहाँ एक ट्रांसफार्मर ये आपका होता है। ट्रांसफार्मर किस टाइप का होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसका काम होता है जनरेटर द्वारा जनरेटेड वोल्टेज को स्टेप अप करना। अब स्टेप अप हम क्यों करते हैं? हम डायरेक्ट उसी को क्यों नहीं भेज देते? तो पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसमिशन लॉसेस को हमें क्या करना होता है? मिनिमाइज करना होता है। ट्रांसमिशन लॉसेस को क्या करना होता है? मिनिमाइज करना होता है। मतलब हमारा प्रयास ये होता है कि हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, इस पर भी हम बात करेंगे आगे बहुत डिटेल, अभी बस हम ओवरव्यू दे रहे हैं, आप समझते चलिएगा कैसे मिनिमाइज होता है वो हम लोग देखेंगे। ट्रांसमिशन लॉसेस को हम लोग मिनिमाइज करते हैं। ठीक है। तो आप सोचेंगे सर इतना ही करना था तो बीच में एक ट्रांसफार्मर का खर्चा काहे फर्जी बढ़ा दिया, आप उतने जनरेट ही कर दिए होते। नहीं कर सकते, उतना हैवी अल्टरनेटर बना ही नहीं अपने पास, है ना। इतना हैवी अल्टरनेटर की सीधे 765 के भी जनरेट कर सके, हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा वहाँ पे, और ऐसा अल्टरनेटर बनाना भी संभव नहीं है। ठीक है। नहीं तो हैवी इंसुलेशन देना, इतना साइज़ बड़ा हो जाएगा। एक तो 11 kV का ही जनरेटर इतना बड़ा साइज़ का होता है, और अगर आप जनरेट करेंगे 765 के भी डायरेक्ट जनरेट करना चाहेंगे तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमारे लिए जनरेशन की तुलना में स्टेप अप करना ज़्यादा ईजी होता है। बात समझ में आया ना। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे पास जो है हमें वोल्टेज को स्टेप अप करना है। इससे फ़ायदा क्या क्या होगा? ट्रांसमिशन लॉसेस कम होगा। और आपको पता है कि अगर हम कहीं से एक जगह से जनरेट करके भेज रहे हैं तो बीच में कई जगह उसको स्टेप अप करते हैं, क्योंकि लाइन में कुछ ड्रॉप भी होता है वोल्टेज ना।
ये 220 765 kV ये आपका जो है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में यूज होता है, ट्रांसमिशन लेवल होता है, ठीक है। उसके बाद ये बीच में जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये है ट्रांसमिशन लाइन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन, ये वायर यही होता है हमारा, ठीक है। यहाँ फिर स्टेप डाउन आपका है, स्टेप डाउन करके हम इस वोल्टेज को 33 से 132 इतने इस रेंज में लाते हैं। अब ये जो वोल्टेज होता है ये हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में यूज़ करते हैं, जो लार्ज कंज्यूमर्स होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वाले होते हैं, उनको देते हैं। फिर इसके बाद हम इसको एक बार ट्रांसमिट मतलब आप क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 415 240 आपका 430 भी कहीं कहीं आप देखते हैं, इस वोल्टेज का हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ये नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए कंज्यूमर्स हमारे जो होते हैं गांव वगैरह में जो आप ट्रांसमिशन देखते हैं वो होता है। बात समझ में आए? हाँ, तो ये 1200 kV पे सर ये जो वर्क हो रहा है सर अभी, हाँ जनरेट करने के लिए सर, कहाँ पे, 1200 kV पे सर अभी काम चल रहा है। कहाँ पे, कहाँ खोए हुए बेटा, 1200 kV पे कहाँ काम चल रहा है? 765 kV अपने यहाँ मैक्सिमम ट्रांसमिशन है, 11 kV का जनरेटर है, 1200 kV का कहाँ हो रहा है काम? पावर प्लांट्स का जो अभी फ्यूचर वर्क है आने दो, फ्यूचर में तो देख लिया जाएगा आराम से, अभी जो एग्जिस्टिंग है उस पर ध्यान दो, है ना। हाँ, तो ये आपको समझ में आया, यहाँ पे ये सब ट्रांसमिशन क्यों है, डिस्ट्रीब्यूशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हैं। हाँ, अभी ये होता क्या है, अब इस पूरे सिस्टम में आप एक चीज़ देखिए, मशीन की आपकी एक डिवाइस यूज हो गई अल्टरनेटर, दूसरी डिवाइस ट्रांसफार्मर, 2 चैप्टर ख़त्म, एक चैप्टर ट्रांसफार्मर हो गया, एक चैप्टर क्या हो गया, सिंक्रोनस मशीन, तो ख़त्म। अब उसके बाद बच रहा है ट्रांसमिशन लाइन जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जब इसको हम ट्रांसमिट करते हैं तो इंसुलेटर वगैरह यूज़ करते हैं, इंसुलेटर वगैरह पढ़ेंगे यहाँ पे, थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़े ही हैं पीछे, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन, फिर यहाँ ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे, यहाँ खंभा वगैरह पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए हमने जो अल्टरनेटर पढ़ रखा है, ट्रांसफार्मर पढ़ रखा है, हमें पढ़ना क्या है, ट्रांसमिशन लाइन पढ़ना है पावर सिस्टम में, बीच में जो इंसुलेटर यूज हो रहा है वो पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, लो वोल्टेज ट्रांसमिशन में क्या होगा, ट्रांसमिशन में पावर फैक्टर कैसे चेंज हो रहा है, क्या क्या पैरामीटर्स अफेक्टेड हो रहे हैं, बस अब यही सारी कहानी हमारी पावर सिस्टम होगी। अब एक चीज़ और, अब पावर ट्रांसमिट कहीं भी कर रहे हैं तो इतना तो ध्यान ही रखेंगे ना कि हम कैसे उसको जो है प्रोटेक्ट करें, तो प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे। जनरेशन के लिए पावर प्लांट, तीनों सब्जेक्ट आपका ख़त्म। यहाँ पे पीपीई ख़त्म हो जाता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पीपीई ख़त्म, यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक टीडीपी ख़त्म, और फिर आप जब ये स्टेशन जो देखते हैं यहाँ पे एसजीपी ख़त्म, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। बात समझ रहे हैं, तो तीनों सब्जेक्ट इसी में आपका ख़त्म हो जाएगा। पावर प्लांट से शुरू होगा, यहाँ से जनरेशन होगा, पावर प्लांट मतलब सीधे हमारा एक ही मोटिव, जनरेशन, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसमिशन टीडीपी हम पढ़ेंगे, स्विच गियर एसजीपी, प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, आइसोलेटर्स क्यों यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग आगे यूज़ करेंगे, इंसुलेटर वगैरह। अब हम सीधे बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है। ये तो नॉर्मल हमारा सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, हम टीडीपी पे चलते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर